हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी वॉइस पहुंच रही है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना हिस्ट्री का थ्योरी क्लास कंटिन्यू करेंगे। पहले क्लास में हिस्ट्री में जो हम लोग कर रहे थे, ये हमने पढ़ा था इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास में कालखंड टाइम पीरियड पढ़ा था। उसको हमने तीन भागों में बांटा था, टाइम पीरियड के आधार पर प्री बांटा, प्रोटो बांटा और हिस्टोरिक बांटा था। उसमें हमने देखा था, आप लोग उसको देख सकते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा। पिछले क्लास में हमने शुरू किया था सबसे पहले इतिहास क्या है। इतिहास अतीत में बीती हुई वैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। फिर हमने उसके जनक के बारे में पढ़ा था कि कौन है, हेरोडोटस। फिर हमने पढ़ा कि इसके टाइम पीरियड के अनुसार इसे तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये हमने पढ़ा था। फिर आगे हमने क्या पढ़ा, इन तीनों को भाग में बांटा था। प्रागैतिहासिक में चार काल होते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, जिसमें तांबे की खोज हुई थी। आद्य ऐतिहासिक में मैंने पढ़ा, प्रागैतिहासिक में मैंने क्या पढ़ा था, इसमें आग की खोज हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, घड़ा का आविष्कार हुआ, लोग खाना पका, कच्चा मांस के बजाय पकाकर खाना शुरू कर दिया, रोशनी मिल गई लोगों को। तो धीरे धीरे लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। पहले खेती भी नहीं होती, इस समय के लोग खेती भी करना शुरू कर दिए। यानी धीरे धीरे कुछ कुछ धातु भी इन्होंने इस समय में खोज लिए। तो धीरे धीरे लोग क्या हो गए, आगे की ओर बढ़ते गए, मतलब विकास होता गया। क्योंकि देखो, इस काल में लोग क्या थे, असभ्य थे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, असभ्य तरीके के लोग थे। इनका रहन सहन सही नहीं था, कोई एक मैनरलेस जीवन नहीं था, सॉरी मैनर वाला जीवन नहीं था, मैनरलेस जीवन था। तो बात करते हैं, जैसे जैसे इन चीजों की खोज हुई, लोग समझदार होते गए और धीरे धीरे वो सभ्यता की तरफ प्रस्थान करते गए और लोग एक सभ्यता के रूप में बदल गए। अब क्या है, हमारे यहाँ भी एक सभ्यता है, हम लोग भी एक सही ढंग तरीके से रहते हैं। तो उनका रहन सहन क्या कहलाया, वो सब हम लोग आधे ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। और मेनली रूप से इसमें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम लोग टॉपिक डालते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें तो हमने देख लिया था पूरा पाषाण क्या है, नव पाषाण क्या है। आप सभी ने देखा होगा पूरा पाषाण, सॉरी ये तो प्री हिस्टोरिक है। इसमें हमने पढ़ा था, इसमें लिखित कोई भी लिखित एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ये हमने पढ़ा था ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपके हो जाएंगे, पूरा पाषाण काल है। आइए, अब हम लोग कॉपी में आज हेडिंग डालते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। सभी दोस्त अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिंदी में इसको बोलते हैं आध ऐतिहासिक काल। चलिए बात करेंगे दोस्तों आध ऐतिहासिक काल की। देखिए, हमने प्री में पढ़ा था कि उस समय कोई भी लिखित एविडेंस नहीं था और न मनुष्य लिखना जानते थे, न पढ़ना जानते थे। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल की ऐसी स्थिति नहीं थी। इस समय के जो मानव थे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आदि ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। इसको एक और नाम से जाना जाता है ब्रॉन्ज एज, और हिंदी में इसको कहते हैं कांस्य युग। इसको किस क्या नाम से जाना जाता है, कांस्य युग के नाम से। जैसे हमने पढ़ा था जैसे हमने पढ़ा था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक और अन्य नाम क्या है, पाषाण काल। उसी प्रकार स्टोन एज, उसी प्रकार आधि ऐतिहासिक काल का एक और अन्य नाम क्या है, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। चलिए बात करते हैं आधि ऐतिहासिक काल के मानव कैसे थे। देखिए, बात करते हैं इस समय के जो मानव थे, इस समय के मानव पढ़े लिखे तो थे, इस समय के मानव पढ़े लिखे थे, परंतु परंतु इनकी द्वारा लिपी गई लिपि को
सॉरी ऐसा नहीं, देखिए उस समय के मानव पढ़े लिखे नहीं थे, इस समय के मानव क्या थे, पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे। अब बताओ इस समय के मानव क्या थे, पढ़े लिखे थे। अब पढ़े लिखे होंगे तो कुछ लिखा होगा, तो कुछ तो कुछ लिखा होगा, तो यहाँ पर लिखित एविडेंस मिलेगा, यहाँ पर रिटन एविडेंस मिलेगा, लिखित साक्ष्य। क्या यहाँ पर कोई ना कोई लिखित एविडेंस मिला होगा, कोई ना कोई लिखित एविडेंस तो मिला होगा ना, हिंदी में बोलेंगे लिखित साक्ष्य, कोई भी लिखित साक्ष्य मिला होगा, मिला है, मिला ही होगा, क्योंकि इस समय के मानव क्या थे, पढ़े लिखे थे, कुछ तो कुछ लिखे होंगे, तो लिखे तो लिखित एविडेंस मिला। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इस समय के मानवों के द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं गया, इस समय के मानवों के द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। चलिए, यानी इस समय के मानव क्या लिखे हैं पता ही नहीं चल रहा है। अब बताओ, जो चीज उन्होंने लिखी हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम उस लिपि उस स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पा रहे, तो उसके बारे में जानेंगे कैसे। जैसे हमारे पास एक बुक है, उस बुक की लिपि हमें समझ नहीं आ रही, तो हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी एक देवनागरी लिपि है, उसको हम लोग आसानी से पढ़ पाते, इसकी लिपि इंसान के पल्ले ही ना पड़ रही थी, तो पता कैसे चले कि ये काल, अब हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तो उस काल के बारे में पता कैसे करेंगे। तो मनुष्यों को आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पता कैसे चला, तो याद करो, पूरा पाषाण सॉरी आदि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमें कैसे पता चला था, पुरातात्विक साक्ष्यों से, याद है। तो इस काल के बारे में भी हमें जानकारी किससे मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से। तो याद रखिएगा, इस काल की भी जानकारी, इस काल की भी जानकारी जो है हमें किससे मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कुछ कुछ वस्तुएं जो मनुष्यों के उस समय के मानव जो लोग यूज करते थे, या वो उस समय का है, उससे हमें क्या बढ़ा है, इस काल के बारे में पता चला है। अब बात करते हैं, इसमें मेनली रूप से हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मेनली रूप से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, मेनली रूप से इसमें टॉपिक में हम लोग किसकी बात करेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, कि लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग किस तरीके से रहते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मेनली रूप से हमारा इसमें टॉपिक क्या रहेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखो बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की। अब इसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिली। अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी क्या, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नहीं हजार एक नहीं कई शहरों का क्या था, एक संगठन था, जिसमें एक नहीं कई शहर मिले। जैसे एक व्यक्ति थे, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में कुछ निकला हुआ जमीन से उन्हें दिखा, तो जमीन से निकला, तो ऐसे ऐसे जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जरूर कुछ होगा, तो धीरे धीरे उसकी खुदाई हुई, खुदाई हुई तो देखा कि धीरे धीरे कुछ निकल रहा है, दीवारें निकल रही हैं। फिर और खुदाई हुई तो और दीवारें निकली, और खुदाई हुई तो देखा कि एक छोटा सा कमरा, छोटा नहीं बड़ा सा कमरा निकल गया। अब फिर लोगों की देखिए, अब लोग क्या है, इच्छा है, अब किसी के प्रति वो आकर्षक जल्दी हो जाते हैं, तो लोगों ने और उसको खोदना शुरू किया। खोदते खोदते क्या किया, देखा कि अरे ये तो पूरा घर है। फिर खोदा और खोदा, खोदते खोदते देखा कि ये एक घर नहीं, इसमें कई घर हैं, यहाँ की पूरे का पूरा गांव बस सॉरी पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। अब धीरे धीरे उन्होंने और खोदना शुरू किया, तो देखा कि एक नहीं कई शहर हमें मिले हैं। यानी इतनी खुदाई हुई और जमीन के नीचे वो शहर आए। कब वो जमीन के नीचे शहर दबा हुआ मिला, उसमें एक नहीं कई शहर मिले, कई कमरे मिले, कई बाथरूम टॉयलेट सब मिला। चलिए, तो उसी की बात हम लोग करेंगे, उसमें कई शहर भी मिले।
तो उन शहरों में क्या क्या था, उनसे संबंधित बातें हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। किसमें? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश हिंदी सॉरी इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। सभी को मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है दोस्तों? इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसका टाइम पीरियड जो है 2500 ईसा पूर्व से, अब किसी जगह अलग दिया होगा तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये अनुमानित समय है 1750 ईसा पूर्व। कहीं आपको दूसरा देखने को मिलेगा किसी बुक में, तो इसे नहीं करना कि सर ढाई आप कुछ और लिखवाए है, बुक में कुछ और है। 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व क्या है इसका टाइम पीरियड है। ईसा पूर्व का मतलब जब समय उल्टा चलता था, इतना तो आप सभी को पता होगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आखिर हमने सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहा? वहां पर तो सभ्यता मिली थी, लेकिन इसे हमने सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा? अब आइए इसको जानते हैं कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इनके अधिकांश शहर जो थे, इसमें एक शहर नहीं कई शहर मिले, इसके अधिकांश शहर जो थे वो या तो सिंधु नदी के किनारे थे, या फिर सिंधु नदी से जुड़ी हुई जो इनकी सहायक नदियां हैं उनके किनारे ये बसे हुए थे। इसीलिए इस सभ्यता का नाम दे दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इस सभ्यता के इस सभ्यता के अधिकांश शहर, क्या अधिकांश शहर सिंधु नदी तंत्र के किनारे मिले हैं। अधिकांश शहर कहाँ मिले हैं? सिंधु नदी तंत्र के किनारे मिले हैं, किनारे मिले हैं। इसीलिए इसे इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अधिकतम शहर किस नदी के किनारे मिले हैं? सिंधु या फिर इनकी सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इतना तो पता ही होगा आपको। सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। देखिए, इसका एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब लोगों को सिंधु इस सभ्यता के बारे में पता चला, तो लोगों ने सोचा अरे यार पता तो चला है, तो पता चला तो खुदाई तो करेंगे, क्योंकि ये सभ्यता जमीन के अंदर धसी हुई थी। कई साल पुरानी मिट्टी भर भर के पूरा प्लेन सपाट जमीन बन गया था, और ये सभ्यता जमीन के अंदर धसी हुई थी। तो इसका पता लगाने के लिए कहीं तो कहीं खुदाई की जाएगी। तो दोस्तों, इसकी पहली खुदाई की गई हड़प्पा में। कहाँ की गई? याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई कहाँ हुई? हड़प्पा। पहली खुदाई कहाँ हुई? हड़प्पा। अब बताओ, पहली खुदाई हड़प्पा में हुई, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा के नाम पर रख दिया गया। और इसे एक और नाम दिया गया, कहा गया कि भैया आप आजकल हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाएंगे। किस नाम से जाने जाएंगे? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने
तो दोस्तों आवाज पहुंच रही है आप सभी को? बैटरी खत्म हो गई थी। चलिए, तो दोस्तों पहली खुदाई इसकी कहाँ हुई? हड़प्पा में हुई। याद रखिएगा, ये सभ्यता किस नदी तंत्र के किनारे मिले हैं? सिंधु नदी तंत्र के किनारे। इसीलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई जो है हड़प्पा में की गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। अब क्यों इसका नाम हड़प्पा पड़ा? क्योंकि इसकी पहली खुदाई थी। आपने देखा होगा घर में कभी कभी जैसे कभी कभी बड़े व्यक्ति, यानी ये इसका पिता है, ये इसका बेटा है, मान के चलिए, कभी कभी देखते होंगे कि पिता का नाम जो है बेटे के नाम पर लिया जाता है। जैसे हड़प्पा के पापा, टप्पू के पापा, मंगड़ुआ के पापा, ये है मंगड़ू, हड़प्पा, टप्पू। तो कभी कभी टप्पू के पापा, हड़प्पा के पापा, मंगड़ू के पापा हो सकता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पिता का नाम बेटे के नाम पे भी पड़ जाता है। इसीलिए इस सभ्यता को पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। अब बताओ, इसका ऐसी थोड़ी ना खुदाई करी, कोई व्यक्ति तो जानकारी देगा। तो जानकारी देने आए थे चार्ल्स मैसेन। चार्ल्स मैसेन ने कहा, अरे भैया यहां पर कुछ तो है, तो इसके बारे में पता लगाइए। तो पता लगाने के लिए इसका सर्वेक्षण करना पड़ेगा। अब मैं घर किसी जमीन को बना रहा हूं, तो उससे पहले उसके बारे में जानकारी लूंगा। तो जानकारी लेने के लिए, सर्वे करने के लिए एक व्यक्ति आए जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या इसका सर्वे किसके द्वारा किया गया? इसका सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण। इसका सर्वे किया गया और सर्वे करने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने इस सभ्यता के बारे में सर्वे किया। सर्वे करके कई जानकारी इकट्ठा की। याद रखिएगा, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्हें हम लोग भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। जैसे हम यहां पे लिख देते हैं, इन्हें एक बॉक्स में बनाकर इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता, या फिर फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के नाम से हम किसे जानते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं, ये सभ्यता में एक नहीं कई शहर मिले। याद रखिएगा, ये जो सभ्यता थी, इसमें एक नहीं कई शहर मिले। और इन शहरों को जब इकट्ठा किया गया, मतलब जोड़ा गया, सभी शहरों को तो जोड़ा गया, तो देखा गया कि ये शहर जो है एक निश्चित आकृति बना रहे हैं। निश्चित नहीं, मिलता जुलता आकृति बना रहे हैं। और वो आकृति थी त्रिभुजाकार। लगभग त्रिभुज है, पूरी तरह से त्रिभुज नहीं था, लगभग त्रिभुज था। तो इस सभ्यता का जो आकार निकल कर आया, इन सभी शहरों को जोड़ने पर तो एक प्रकार का त्रिभुज के आकार का दिख रहा था। कैसे दिख रहा था? त्रिभुज के आकार का। तो ये क्या त्रिभुजाकार था? ये कैसा था? तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में बसा हुआ पूरा का पूरा शहर था। बात करते हैं, अब इसके बारे में जानकारी मिल गई, सर्वे भी कर लिया, आकार भी पता चल गया। अब किसी ने किसी तो इसका नामकरण किया होगा। अब बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति तो बिना नामकरण के आएगा नहीं, तो इसका नामकरण किसी न किसी ने तो किया होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो नामकरण है वो इसका नामकरण करने वाले थे जॉन मार्शल। इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने इसका क्या किया था? नामकरण। जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभ्यता का एक नामकरण कर दिया है। अब बताइए, आप घर बनाते हैं तो कुछ ना कुछ एरिया में बनाते होंगे, कुछ स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट, कोई भी तो एरिया होगा ना। तो उसी प्रकार ये एक नहीं कई शहर बसे हुए थे, इसका भी कुछ तो एरिया होगा। जैसे भारत देश जो है, इसका अपना एरिया है 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर लगभग। उसी प्रकार इस सभ्यता का तो कुछ एरिया होगा, कुछ क्षेत्रफल होगा। तो याद रखिएगा, इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। क्या था? इस सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। एग्जैक्ट बात करें तो 12,99,600 किलोमीटर।
स्क्वायर। चलिए, ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई बातें। अब धीरे धीरे सिंधु जगह में खुदाई होती गई, इस सभ्यता की खुदाई होती गई, और सबसे पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। इसलिए हम अब आएंगे हड़प्पा की बातें करेंगे। आप लोग इसको एक बार देख ले, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वॉइस पहुंच रही है? चलिए, चलिए दोस्तों, अब आप सभी ने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए आगे की ओर बढ़ते। अब देखिए, इसमें एक नहीं कई शहर मिले। क्या मिले? एक नहीं कई शहर मिले। आइए उन शहरों की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिले हैं। कहाँ? भारत के नॉर्थन स्टेट, नॉर्थन एरिया की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ, इस साइड, नॉर्थ वेस्ट, इसमें हमें ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के शहर देखने को मिले हैं। गुजरात तक है, राजस्थान में भी है। तो ये सब शहर हमें मिले हैं कहाँ? और ये एक निश्चित आकृति, यानी लगभग एक आकृति का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुजाकार। तो बात करते हैं, इनके कुछ शहर उत्तर में होंगे, कुछ शहर दक्षिण में होंगे, कुछ शहर पूरब में बसे होंगे, और कुछ शहर पश्चिम में बसे होंगे। एक शहर होगा जो पूरे पूरब दिशा को दिखा रहा होगा, एक शहर पूरे पश्चिम दिशा को दिखा रहा होगा, एक शहर पूरे उत्तर दिशा को, और एक शहर पूरे दक्षिण दिशा को दिखा रहा होगा। तो आइए उन्हीं शहरों की बात करते हैं जो कि एकदम उत्तर में बसे हैं, और जो कि एकदम दक्षिण में बसे हैं, और एकदम पूरब में बसे हैं। तो पहले मैं यहां पर आपको दिखा दूं। ऊपर में आपका नॉर्थ होता है, नीचे में आपका साउथ होता है, राइट साइड आपका हमेशा ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड हमेशा आपका वेस्ट होता है। यानी इसको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इतनी तो हिंदी आती होगी। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। आइए इनके जगह पर सबसे पूर्वी शहर की बात करते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर कौन था? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर जो था वो था आलमगीर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर कौन था? आलमगीर, ये इसका नाम है। और ये आपको यूपी में देखने को मिलता है। यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। और ये किसी न किसी नदी के किनारे बसा है। तो ये बसा है हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी? याद रखिएगा, आलमगीर यूपी के हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए हम लोग बात करते हैं पश्चिम में। पश्चिम में एक शहर था जिसका नाम था सुतका गेंडोर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर है, और ये हमें बलूचिस्तान में देखने को मिला। कहां मिला? ये शहर हमें कहां देखने को मिला? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में देखने को मिला, और यह दाशक नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे? दाशक नदी। चलिए बात करते हैं सबसे उत्तर में। सबसे उत्तर में एक जगह थी जिसका नाम था मांडा, और ये आपका जम्मू कश्मीर में बसा हुआ था। कहां बसा हुआ था? जम्मू कश्मीर में। और यह हमें किस नदी के किनारे देखने को मिलता है? यह हमें चिनाब नदी के किनारे देखने को मिलता है। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी। चलिए बात करते हैं, अब बात है दक्षिण में। दक्षिण में एक शहर बसा हुआ था जिसका नाम था देमदाबाद। क्या बचा हुआ था? देमदाबाद। यह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा।
महाराष्ट्र, वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र में, और यह प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। याद रखिएगा, प्रवरा नदी के किनारे हमें ये शहर देखने को मिले। यानी याद रखिएगा, सबसे उत्तर में मांडा, सबसे दक्षिण में दहमदाबाद, सबसे पश्चिम में सुत्कागेंडोर और सबसे पूर्व में आलमगीर शहर बसा हुआ था। इसको याद रहिए। इसको स से सुत्कागेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीर और डी से दहमदाबाद। बहुत ही आसान है। सम ऐड स से सुत्कागेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीर, द से दहमदाबाद। स से सुत्कागेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीर, द से दहमदाबाद। सुत्कागेंडोर बलूचिस्तान, मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीर यूपी और दहमदाबाद महाराष्ट्र। मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। आलमगीर हिंडन नदी, दहमदाबाद प्रवरा नदी और सुत्कागेंडोर दाशक नदी। बहुत ही सिंपल था, आप लोग इसको याद कर ले। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट्स की ओर। अब हम बढ़ेंगे इनके शहरों की खुदाई, और उन शहरों की खुदाई में क्या क्या चीजें हमें उन जगह से मिली है उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। आप सब इसको एक बार देख ले, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी को अगर हमारी ये आज की क्लास अच्छी लग रही है हिस्ट्री की, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को फटाफट इस क्लास को शेयर कर दे, और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दे, और फटाफट कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको थ्योरी की कैसी लग रही है। फिर हम लोग इसी प्रकार आपके लिए अलग अलग अच्छी अलग अलग सब्जेक्ट की थ्योरी की क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप सभी लोग बताइए। चलिए, और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दे इसे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब हम आते हैं शहरों पर। सबसे पहला शहर जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हड़प्पा। सबसे पहला शहर हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हड़प्पा के बारे में। तो याद रखिएगा, सबसे पहला शहर जो हमारा रहेगा हड़प्पा रहेगा। चलिए हड़प्पा की चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहले हड़प्पा पर। देखिए, हड़प्पा शहर की खुदाई जो है ये हुई थी 1921 में। याद रखिएगा, हड़प्पा शहर की खुदाई 1921 में हुई। 1921 में हड़प्पा को खोदा गया, और हड़प्पा को खोदकर इससे जानकारी मिली। अब खुदाई होगी तो खुदाई एक व्यक्ति, कोई उसका मैनेजर रहा होगा। तो खुदाई 1920 में कराने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम सहनी। इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम सहनी। दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की। अब खुदाई की तो खुदाई कहीं ना कहीं की गई होगी, तो वो जगह कौन सी थी? तो वो जगह थी पाकिस्तान के लाहौर के पास। याद रखिएगा, पाकिस्तान के लाहौर के पास एक जगह है मांटा गोमरी। क्या? मांटा गोमरी। लाहौर के पास एक जगह है मांटा गोमरी जिला। रावी नदी के किनारे। किसके किनारे? मांटा गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला। कौन सा शहर मिला? हड़प्पा शहर। तो याद रखिएगा कि यह शहर जो है हमें किस नदी के तट पर मिला है? रावी नदी। देखिए मैंने ऊपर भी लिख दिया है। यानी ये हड़प्पा शहर की खुदाई 1921 में हुई, और 1921 में जिस व्यक्ति ने इसकी खुदाई की उसका नाम था दयाराम सहनी, और ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में उपलब्ध है। और यह किस नदी के किनारे मिला है? रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान के लाहौर में एक माउंटा गोमरी जिले है, वहीं पर हमें यह देखने को मिला है।
चलिए अब बताओ, खुदाई होगी, खुदाई होगी तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, बिना निकले तो पता हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं खुदाई में हमें मिला क्या, खुदाई से हमें इसमें प्राप्त क्या हुआ। तो आइए प्राप्त चीजों की बात करते हैं। तो बात करते हैं इससे हमें प्राप्त क्या हुआ। तो बात करते हैं प्राप्त क्या हुआ। सबसे पहले यहां पर ध्यान दें कि हड़प्पा सभ्यता में हमें एक नहीं कई वस्तुएं प्राप्त हुई। जैसे बात करते हैं, एक वस्तु है कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। अब कहेगा सर ये कुम्हार का चाक क्या होता है। आप लोगों ने देखा है मिट्टी के बर्तन बनते हुए। देखो कि मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो एक नीचे एक प्लेट होती है जो घूमती रहती है, उसी को बोलते हैं कुम्हार का चाक। अंग्रेजी में इसको पॉटर व्हील कहते हैं, अंग्रेजी में पॉटर व्हील के नाम से जाना जाता है। तो खुदाई हुई तो उस समय का हमें एक कुम्हार का चाक मिला। और खुदाई हुई तो यहां पर एक अन्नागार मिला। अन्नागार का मतलब होता है ग्रैनरी, ग्रैनरी जिसमें अनाज रखा जाता है, जिसमें अनाजों को रखा जाता है, वो चीजें प्राप्त हुई। और भी कई चीजें मिली, जैसे श्रमिकों का आवास। क्या मिला हमें? श्रमिकों का आवास। श्रमिक का आवास का मतलब होता है, श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, और आवास का मतलब होता है घर, यानी श्रमिकों के रहने के लिए घर यहां से प्राप्त हुए। और भी कई चीजें मिली, और भी इसकी खुदाई बढ़ती गई। तो जानते हो खुदाई में क्या निकला? खुदाई में निकला मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की प्रतिमा या फिर मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। यहां से हमें एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें से दिख रहा है ना कि उनके पेट से क्या, उनके पेट से एक वृक्ष निकल रहा है। उनके पेट से क्या निकल रहा है? एक वृक्ष, यानी मातृ देवी की मूर्ति निकली जिनसे क्या निकल रहा है? जिनके पेट से क्या निकल रहा है? एक वृक्ष। जिनके पेट से क्या निकल रहा है? वृक्ष निकल रहा है। ये इस मूर्ति में देखने को मिला कि उनके पेट से एक वृक्ष निकल रहा है। इसीलिए मातृ देवी जी को उर्वरता की देवी का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? इन्हें क्या कहा गया कि ये क्या है? उर्वरता की देवी है, क्योंकि इनके पेट से क्या निकल रहा था? वृक्ष निकल रहा था। कौन सी देवी? मातृ देवी की मूर्ति। देखिए यहां पर भी और भी कई चीजें मिली, जैसे लकड़ी की ओखली। ओखली देखोगे, ओखली कूटने वाला, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत। ताबूत तो समझते ही होगे, ताबूत जिसमें इंसान को जो मर जाता है ताबूत के अंदर रखा जाता है। तो लकड़ी का ताबूत भी हमें इस समय का मिला, ताबूत मिला, लकड़ी की ओखली मिली, और भी कई चीजें मिली। जैसे एक मिला हाथी का कंकाल, सॉरी कपाल, या फिर कंकाल भी इसको कह सकते हो। कपाल का मतलब होता है, कपाल का मतलब होता है सर, हाथी का खोपड़ा, हाथी के सर का खोपड़ा, हड्डी जो है इस समय मिली, जिसे कहा गया हाथी का कंकाल या फिर हाथी का खोपड़ा भी आप कह सकते हैं। देखो इस समय के मानव को एक और चीज मिली, और वो थी स्वास्तिक चिन्ह। वो स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी यहां पर हमको देखने को मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह तो आप सभी को पता होगा, ऐसे बनता है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी हमें यहां से देखने को मिले। ये सब हमें किससे मिली? ये सब हमें हड़प्पा से मिली। तो हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला दोस्तों? कुम्हार का चाक मिला जिसमें बनता है मिट्टी के बर्तन, अन्नागार मिला जिसमें अनाजों को रखा जाता था, श्रमिकों के लिए घर मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली जिनके पेट से वृक्ष निकल रहा था, जिन्हें हमने उर्वरता की देवी कहा। इसमें हमें लकड़ी की ओखली, लकड़ी के ताबूत तक मिले, और ताबूत मिला तो रेगिस्तान भी मिलेगा। बात करते हैं, इसमें हाथी का कपाल और हाथी का कंकाल मिला। कपाल का मतलब सड़क की खोपड़ी, कंकाल ही मान लो। और यहाँ पर हमें स्वास्तिक चिन्ह के निशान भी देखने को मिले हैं। और ये सब बातें जो थी वो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता से। बात करते हैं, हमें एक और शहर एक और शहर की बात करेंगे, वो शहर रहेगा मोहनजोदड़ो।
चलिए अभी आप लोग हड़प्पा को देख ले, फिर हम लोग मोहनजोदड़ो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आपका मोहनजोदड़ो की तरफ। देखिए अब आते हैं हड़प्पा के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर जो था वो था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदारो या फिर मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो। चलिए बात करते हैं ये शहर की। दोस्तों इस शहर की खुदाई जो है वो 1922 में हुई थी। कब हुई थी? इस शहर की खुदाई 1922 में हुई, और करने वाले व्यक्ति का नाम था राखल दास बनर्जी। याद रखिएगा, इसको इसकी खुदाई किसने की थी? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी जी ने क्या की थी? इसकी खुदाई की। देखिए मोहनजोदारो को चलिए आगे पहले बात कर लेते हैं, ये हमें मिला कहाँ, ये आखिर इसकी खुदाई की कहाँ गई? तो इसकी खुदाई की गई थी कराची के पास। अब बताओ कराची है कहाँ? कराची पाकिस्तान में है। तो कराची के पास, यहाँ है नहीं, अच्छे से लिख ले तो दूसरे पेन से, कराची के पास लड़काना जिले में। क्या? लड़काना। कराची के पास एक जगह है लड़काना, वहीं पर सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे हमें कौन सा शहर मिला? मोहनजोदड़ो शहर मिला। मोहनजोदड़ो शहर मिला। कौन सा शहर मिला? मोहनजोदड़ो शहर मिला। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे हमें मिला है? सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? राखल दास बनर्जी। और हड़प्पा का कौन किया था? दयाराम सहनी। इसकी 1921 में, उसका इसका 1922 में। बात करते हैं, देखो मोहनजोदड़ो को हम एक नाम से जानते हैं, और वो नाम था इसका माउंड ऑफ डेड। देखो अटक गई क्या? देखिए मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम था इसका माउंड ऑफ डेड के नाम से इसको जानते थे, या फिर इसको कहा जाता मृतकों का टीला। लिखा रहा है जी? नहीं लिखा रहा है। गए हो क्या? हिल गया कोई कुछ क्या? लो बोर्ड अटक गया बीच में ही। कोई तो काम कर भाई।
चलिए, आपका बोर्ड लग रहा है यहीं पर अटक गया है, तो हम लोग मोहनजोदड़ो तक ही रखते हैं। मोहनजोदड़ो हम लोग कल से शुरू करेंगे। आज हम लोग हड़प्पा तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपकी बोर्ड भी फंस गई। तो दोस्तों, आजकल आपको आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज आप लोग हड़प्पा तक ही रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोहनजोदड़ो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी है तो फटाफट आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप लोग जाते जाते एक अहम जानकारी लेते जाए कि आप सभी के लिए पैरामेडिकल 2024 की तैयारी के लिए एक न्यू बैच लाया गया है, निश्चय बैच, जिसकी एडमिशन अभी चल रही है। कुछ ही दिनों में ये एडमिशन भी बंद हो जाएगी। तो अगर आपको पैरामेडिकल 2024 की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करनी है तो आइए हमारे साथ जुड़िए और पैरामेडिकल 2024 की तैयारी हर एक सब्जेक्ट में बेस्ट टीचर के साथ करें। और आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं आप सभी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में।